हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका इस चैनल पे। हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद की कैसे शुरुआत होती है स्वतंत्रता संग्राम के लिए, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप लोग जो है चैनल में ही सर्च करके उसे देख लें। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडिएंट, ठीक है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। सिविल का मतलब क्या होता है, यानी कि जो समाज होता है, समाज में रहने वाले नागरिक और सुसभ्य समाज की बात हो रही है। और डिसोबीडियंस का मतलब क्या होता है, उसके खिलाफ जाना, यानी कि कोई चीज़ आपको बताई जा रही है और आप बोलो कि देखिए हम विनम्रता के साथ ये काम आपका नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, सिविल डिसोबीडियंट कहलाती है। हिंदी में इसे सविनय अवज्ञा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सविनय अवज्ञा कहते हैं। तो शुरू करते हैं। इन फरवरी 92, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, लेकिन बाद में चौरी चौरा में जो है, जब इंडियंस ने, भारतीयों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंसा का सहारा लिया, तो गांधी जी ने बारदौली सत्याग्रह में, ठीक, और बारदौली की जो मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या करेंगे, वो वापस ले लेंगे। He felt that the movement was turning violent in many places and सत्याग्रहीज needed to properly train before they would buy ready mass। देखो, गांधी जी का मानना ये था, यहाँ पे इस चीज़ को समझो। गांधी जी का मानना था कि हिंसा कभी भी हिस्सा नहीं होना चाहिए, किसका, आंदोलन का। क्या नहीं होना चाहिए, हिंसा का मतलब क्या है, वायलेंस है। गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। और गांधी जी ने जब ये देखा कि चौरी चौरा कांड में भारतीयों ने मिल के जो है अंग्रेज सिपाहियों को जला के मार दिया, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि अगर सारे भारतीयों ने अगर हिंसा किया तो उसके बाद अंग्रेज़ जो हैं उनके खिलाफ़ जो रिटेलिएट करेंगे, यानी कि वो प्रतिरोध जब करेंगे, तो उसमें बहुत से ज़्यादा मासूम भारतीय लोग मारे जाएंगे। इस वजह से उन्होंने क्या किया, इसको वापस कर लिया, ठीक है। तो they felt that it was important to oppose British policies within the council, argue for reform and also demonstrate these councils were not truly democratic। फिर क्या हुआ कि इसी के बाद जो है 1924 से पहले 2 व्यक्ति थे, जिनका नाम था, एक का नाम था चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास, जिन्हें CR दास के नाम से भी जाना जाता है। मोतीलाल नेहरू, जो कि हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उनके पिताजी थे। इन 2 लोगों ने मिल के आम लोगों को कि अंग्रेज़ किस तरीके से काम करते हैं, उनको जो है मतलब मोटिवेट करने के लिए, उनको समझाने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, जिसको क्या कहा जाता है, स्वराजिस्ट मूवमेंट या स्वराजी मूवमेंट कहा जाता है। तो इस मूवमेंट का मेन उद्देश्य क्या था कि सारे जो भारतीय हैं वो लोग अंग्रेज़ों के साथ इलेक्शन में 1919 के एक्ट के हिसाब से पार्टिसिपेट करेंगे और अंदर जाके लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को अपनाया जाता है और भारतीयों के लिए कौन से हित जो हैं ज़रूरी हैं और कौन से हित ज़रूरी नहीं हैं। इन अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन, 2 फैक्टर्स अगेंस्ट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स इन 1920। 1920 में ही 2 अलग अलग तरीके की बातें देखने को मिली। द फर्स्ट वॉज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसे ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मतलब क्या हुआ था कि जो आर्थिक गतिविधियां थी पूरे विश्व की कोलैप्स हो गई थी। ये 1929 से पहले का मामला है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भी जिम्मेदार है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इस ग्रेट डिप्रेशन के होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। ये 1926 से शुरू होता है और 1930 एकदम पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है। एग्रीकल्चर प्राइसेस वगैरह, एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइंड, पीजेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। भाई, जब पूरी तरीके से आर्थिक गतिविधि, जो आर्थिक व्यवस्था है, पूरी तरीके से जब कोलैप्स हो गई, खेत बाकी सारी चीज़ें बर्बाद हो गई, तो अब ये क्या करते हैं, ना तो इनके पास इनकम का कोई सोर्स रहा और ना ही ये अपनी जो बकायेदारी थी, जो इनके उधार वगैरह थे, उसको चुका सकते थे। बाई 1930 कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। और जो गांव का जो इलाका था, देहात, कंट्री साइड मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया, कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, देहात से मतलब होता है। और टर्माइल, पूरी तरीके से उथल पुथल की स्थिति में थे। इसे उआ पुआ की स्थिति भी कहा जाता है, लेकिन उथल पुथल से मतलब समझिए एकदम भंड हो गया था, सब कुछ खराब हो गया था। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। देखो, टोरी गवर्नमेंट थी उस टाइम, कौन, ब्रिटेन में, जैसे कि वर्तमान में मोदी गवर्नमेंट है इंडिया में। तो 1920 से 30 के बीच में वहाँ पे गवर्नमेंट किसकी थी, टोरी गवर्नमेंट की। उन्होंने क्या किया, एक स्टैट्यूटरी
कमीशन बनाया जिसको सर जॉन साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। ये साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसका गठन जो है 1927 में हुआ था, 1927 में हुआ था और 1928 में भारत में आया था। और इसने जो है 1919 का जो एक्ट था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, उस पे जो है अपने क्या करने थे, अपने जो हैं रिव्यू पब्लिश करने थे। और बाद में इसी के अकॉर्डिंग जो है 1935 का एक्ट भी बनाया गया। ओके, नेशनलिस्ट मूवमेंट के रिस्पांस में ये समिति का गठन किया गया था, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य थे, सब वो क्या थे, वो गोरे लोग थे। अच्छा, आप खुद सोचो ये कितनी बड़ी मतलब की विडम्बना है कि आप जिन भारतीयों के लिए कानून बनाना चाह रहे हैं उन्हीं भारतीयों से उनकी राय नहीं ले रहे हो। तो ये चीज़ जो है देखने को मिला साइमन कमीशन में। द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। इसमें कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था, जैसे कि मैंने पहले आपको ही बता दिया। When the Simon Commission arrived in India 1928 और 1928 में, मैंने पहले बताया 1928 में ये लोग यहाँ पे आते हैं और सारे भारतीय जितने भी नेशनलिस्ट थे, जितने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात की कि ये सिर्फ गोरे लोगों की कमेटी है जो भारतीयों के लिए कानून बनाएगी, तो ये जस्टिकेबल नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस इसमें थी, मुस्लिम लीग थी, जितने भी इंडिया की जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी, सब ने विरोध किया। द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन अनाउंस इन 1929 a wake of dominion status for India is an unspecified future and round table conference to discuss a future constitution। तो यहाँ पर जो है उस टाइम जो लॉर्ड थे यहाँ के, उनका नाम था लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन। उन्होंने ये कहा, वाइसरॉय जो थे, उन्होंने ये कहा कि देखिए आप लोग अभी भी किसके लिए तैयार नहीं हो, अभी आप डोमिनियन स्टेटस के लिए आप तैयार नहीं हो। आप अपने देश से अपने देश का अपने हाथों से शासन नहीं चला सकते हो। और इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल का मतलब क्या होता है, गोल मेज सम्मेलन, ये इंग्लैंड में जो है एक मीटिंग हुई थी, इसका नाम था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। बस 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनकी डेट कब कब की थी ये याद रखना है आप लोगों को। ओके, तो ये चीज़ें हुई। फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकम मोर असर्टिव। अब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस एकदम यंग ब्लड, पूरी तरीके से एथीस्ट थे ये, सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे ये, और ये जितनी भी पुरानी दकियानूसी बातें थी ना उनको फॉलो नहीं करते थे। द लिबरल्स, ये उदारवादी थे, मॉडरेट्स थे, बहुत ही आधुनिक थे, वर प्रपोजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन। उनका मानना ये था कि ब्रिटिश डोमिनियन रहे, मतलब कि ऊपर से शासन ब्रिटिशर्स का रहे, ब्रिटिश डोमिनियन का मतलब यही होता है, और अंदर से शासन किसका रहे, आम भारतीयों का रहे। इन दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, और जब प्रेसिडेंसी आई किसकी, जवाहरलाल नेहरू की, द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। और लाहौर में एक मीटिंग हुई कांग्रेस की, और उसमें उन्होंने बात कर दी किसकी, पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कि अब अंग्रेज़ों को भारत में, पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर दी। और ये कब बात की गई थी, लाहौर मीटिंग में बात की गई थी, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे, और उसी दिन से ये 26 जनवरी 1930 को ये चीज़ की डिमांड की गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की, और उसी दिन से जो है इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। अब आप सोचो कि कब पैदा हुए, वो भारत कब आज़ाद हुआ, 1947 में 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट हुआ। लेकिन हम लोग रिपब्लिक डे किस दिन मनाते हैं, तो वो लोग हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। वो 26 जनवरी इसीलिए हम मनाते हैं क्योंकि 1930 को जो है क्या किया गया था, लाहौर अधिवेशन में जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पारित किया गया था, और बोला गया था कि अब जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस से ज़्यादा अब हम कुछ नहीं लेंगे, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अंग्रेज़ों का शासन हमें नहीं चाहिए। द साल्ट मार्च एंड द डिसोबीडियंट मूवमेंट। फिर गांधी जी फिर से पिक्चर में आ जाते हैं 1922 के बाद। जिस तरीके से वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, उसके बाद से वो वापस आते हैं, साल्ट मार्च होता है और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट शुरुआत होती है। महात्मा गांधी फाउंड इंसॉल्ट पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। गांधी जी ने कहीं ना कहीं ये सोचा कि ऐसी चीज़ को मुद्दा बनाओ जो हर एक आम आदमी से जुड़ा हो। अब देखो, जैसे कि हाई क्वालिटी कपड़ा है, ठीक है, तो वो हर गरीब आदमी के पास तो नहीं होगा, लेकिन नमक का इस्तेमाल चाहे गरीब हो या अमीर हो, उसका तो प्रयोग सभी करेंगे, ठीक है। तो तभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुद्दा बनाया कि नमक बनाने पे जो भारतीयों से टैक्स लिया जाता है अननेसेसरी, अब उसको हटाया जाएगा।
उन्होंने वाइसरॉय को एक ओपन लेटर लिखा और उसमें उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स रखी, 11 सूत्रीय मांग रखी उनके सामने, और उनसे कहा कि देखिए ऐसा है, अब आपको जो है जनरल इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। अदरवेयर स्पेसिफाइड डिमांड ऑफ क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियल टू पीजेंट, द आइडिया वाज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग सो दैट ऑल क्लास विद इन द इंडियन सोसाइटी। इसमें उन्होंने गरीब से लेके अमीर तक, ठीक है, छोटे व्यापारी से लेके बड़े उद्योगपति तक, सबकी मांगों को जो है कलेक्टिवली इरविन के सामने रखा, ताकि बाकी लोगों को ये मैसेज जाए कि हाँ ये सब की लड़ाई है, सब लोग एक साथ खड़े हो जाएं। ओके, द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन। उस टाइम दरअसल भारत में स्थिति ये थी कि नमक बनाने का काम सिर्फ अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाता है। उसी चीज़ के बारे में उन्होंने ये डिमांड रखी कि देखिए ऐसा है, नमक बनाने का काम अब भारतीयों को दे देना चाहिए और उस पे से अंग्रेज़ों की मोनोपोली भी हटा देनी चाहिए। महात्मा गांधी लेटर वॉज इन अ वे अल्टीमेटम, और ये एक तरीके का क्या था, खुला खत था। उन्होंने धमकी दी थी गांधी जी ने कि अगर आपने हमारी इन मांगों को कंप्लीट नहीं किया तो हम क्या हो जाएंगे, आपके खिलाफ हो जाएंगे। इफ़ द डिमांड्स वेयर नॉट फुलफिल्ड, और अगर ये डिमांड फुलफिल नहीं हुई, द लेटर स्टेटेड दैट द कांग्रेस वुड लॉन्च ए सिविल डिसोबीडिएंट कैंपेन, और जो है ये क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस क्या करेंगे, आंदोलन, ये कैंपेन मूवमेंट चलाएंगे। इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट, इरविन ने बात नहीं मानी। गांधी जी ने क्या शुरू किया, 78 लोगों के साथ उन्होंने जो है मार्च में 240 माइल की उन्होंने यात्रा की, और गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी तक, कहाँ से, साबरमती एक जगह है, वहाँ से उन्होंने डांडी तक की यात्रा की। ठीक है, कितना, 240 माइल उन्होंने पैदल चले। 24 दिन का रास्ता था, एक दिन में 10 मील चलते थे। ओके, थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी हुए ही स्टॉप एंड टोल्ड देम व्हाट ही मेंट बाय स्वराज एंड अर्ज देम टू पीसफुली डिफाई। अब रास्ते में वो लोगों से मिलते, लोग उनका वेट करते कि गांधी जी जो हमारे लिए चाह रहे हैं, हमारे लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। लोग उनसे पूछते और उनसे ये भी पूछते कि स्वराज का मतलब क्या होगा, तो गांधी जी उनको समझाते कि स्वराज का मतलब ये है कि आप सम्माननीयपूर्ण तरीके से जो है अपने राइट्स की मांग करो, अपने हक की मांग करो, और आपको वायलेंस नहीं करना है। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, और यहीं पर से क्या हुआ, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत हुई। कब, जब 6 अप्रैल को गांधी जी डांडी पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे अपने हाथों से नमक बना के नमक कानून को तोड़ा और बोला कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत होती है। पीपुल नाउ आज नॉट ओनली टू रिफ्यूज़ कॉपरेशन, और गांधी जी ने बोला कि अंग्रेज़ों के साथ किसी भी तरीके से एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये पिक्चर भी उस टाइम की है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बताया कि विद द ब्रिटिश हैड डन इन 1921, और उन्होंने जैसा 1921 और 22 में जैसी बात रखी थी, उन्होंने कहा कि अब ये कानून जो कि अंग्रेज़ों ने बनाए हो उसको तोड़ने की ज़रूरत है। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ, और हज़ारों की संख्या में जो है नमक कानून, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज़, और जो अंग्रेज़ों की फैक्ट्रीज थी उनके खिलाफ उन्होंने जो प्रतिरोध किया, प्रदर्शन किया, ठीक है, हड़ताल वगैरह किए, नमक कानून तोड़े एज द मूवमेंट स्प्रेड। और ये जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, फॉरेन क्लोथ वाज बॉयकॉटेड, और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। जो शराब की दुकानें थीं उनके सामने जो है पिकेटेड किया गया, मतलब धरना दिया गया। पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस, लोगों ने जो है जो उनसे टैक्स वगैरह लिए जाते थे उनकी उन्होंने मनाही कर दी, चौकीदारी टैक्सेस कैंसिल कर दिए, विलेज ऑफिशियल्स रिज़ाइन कर दिए। मतलब बहुत सारे लोग जो अंग्रेज़ों के अंडर में जो काम कर रहे थे उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी नौकरी को त्याग देते हैं अपने भारत के लिए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें भी हुई। वरीड बाई द डेवलपमेंट्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाई वन, और इसी के चलते अब अंग्रेज़ों को गुस्सा आने लगा, एग्रेसिव होने लगे। उन्होंने जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे नॉन डिसोबीडियंस मूवमेंट में, उनके वो खिलाफ हो गए। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ये NWFP के यानी कि वर्तमान अफ़गानिस्तान के ये थे। इन्होंने जो है एक ग्रुप चलाया और गांधी जी के साथ रहे। 1930 में अरेस्ट भी हुए, और इन्होंने क्या किया, लाल कुर्ती करके एक संगठन बनाया, और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या करते थे, आंदोलन करते थे, ठीक है। फिर बाद में और भी जगह, एक शोलापुर जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा झड़प हुई भारतीयों के बीच, अंग्रेज़ों के बीच। फिर पीसफुली सत्याग्रहीज वेयर अटैक्ड वोमेन एंड चिल्ड्रेन। अब अंग्रेज़ जो है, अंग्रेज़ों से जब चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही थी तो उन्होंने वायलेंस का सहारा लेना शुरू किया, और इनके खिलाफ वो बड़े स्तर पे क्या करने, लड़ने लगे। इन अ सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल अप द मूवमेंट एंड एंटर्ड इनटू अ पार्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च
1931 और 5 मार्च 1931 को जो है वो इनसे क्या हुए, उनसे उन्होंने मुलाकात की और गांधी इरविन पैक्ट पर सिग्नेचर हुए। गांधी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब होगी 1931 में, मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ डिमांड्स होंगी जिनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन एंड द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये कहा कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस। और गांधी जी क्या हुए, लंदन गए कब, 1931 में। बट द नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। लेकिन जैसे ही वहाँ पर गए अंग्रेज़ों के तेवर चेंज हो गए और अंग्रेज़ों ने ये कहा कि आपकी जो डिमांड है वो हम फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। गांधी जी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए, मतलब अंग्रेज़ों से उनको निराशा हाथ लगी, वो भारत आए। उन्होंने ये भारत आते ही उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि किसी भी निचले स्तर पे गांधी उनके साथ नेगोशिएशन नहीं करके आए हैं। और फिर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार को भी। और उसी के टाइम में ही जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी भी दे दी जाती है। और फिर गांधी जी जो है फिर से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट शुरुआत करते हैं, लेकिन 1934 में क्या होता है, एकदम से जो मोमेंटम रहता है इसका पूरा ख़त्म हो जाता है। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट्स। तो जिन लोगों ने इसमें भागीदारी दी थी इस मूवमेंट में, उन्होंने इसको किस तरीके से देखा। लेट अस नाउ लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप दैट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, यानी कि CDM। वाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट, वट वेयर द आइडल्स, वाई डिड स्वराज मीन टू देम। तो स्वराज का मतलब क्या था उनके लिए। इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ लाइक द पट्टीदार ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वे आर एक्टिव इन द मूवमेंट। अब देखो, पट्टीदार जो होते हैं, जो गुजरात में जो खेतिहर लोग होते हैं, ज़मींदार होते हैं, उन्हें पट्टीदार कहा जाता है। जाट्स जो होते हैं उत्तर प्रदेश के जो पश्चिम यूपी है वहाँ पे जो निवास करते हैं, इन लोगों ने जो है इस आंदोलन में बड़े स्तर पे जो है पार्टिसिपेशन किया। बीइंग प्रोड्यूसर्स कमर्शियल क्रॉप्स दे वे आर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। अब भाई उनके लिए इतना आसान नहीं था इन सारी चीज़ों का। एज देयर कैश इनकम डिसअपीयर्ड दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिमांड। और जब उनकी खेती सही से नहीं हो रही थी, उनको पैसे सही से नहीं मिल रहे थे, तो उन्हें अंग्रेज़ों को जो टैक्स देने थे वो भी उन्होंने देने से मना कर दिया। द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रिमेन डिमांड टू डिस्पर्स डिस्टमेंट। दीज रिच पीजेंट बिकेम एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट। अब ये लोग जो एकदम मतलब परेशान हाल थे, ठीक है, किससे, अंग्रेज़ों से जो परेशान हाल थे, उन्होंने जो है इस सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को बड़े स्तर पर सपोर्ट किया। बट दे वेर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ 1931। और 1931 में जब कॉल्ड ऑफ कर लिया गया, यानी कि वापस कर लिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन को, तो ये लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। 1932 में ये जो है गांधी जी के खिलाफ थोड़े थोड़े होने लगे थे। द पुअर रिप्रेजेंटेटिव वॉज नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। और जो जितने भी गरीब किसान थे उनका मानना यह था कि सब रेवेन्यू कम कर देने से हमारी समस्या नहीं खत्म हो जाएगी। मैनी ऑफ देम वेर स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटेड लैंड दे हैड रिटर्न फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। उनके पास खेती करने के लिए खेत भी नहीं थे और वो किसी ज़मींदार की अगुवाई में कर रहे थे, और उससे उनको बहुत छोटी सी मेहनताना मिलती थी जो उनके साल भर के रहन सहन के लिए भी बहुत कम पड़ता था। इस तरीके के भी मुद्दे उठने लगे। तो फिर धीमे धीमे क्या हुआ, कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन्स इन मोस्ट प्लेसेस। बहुत सारे मामलों में कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन कई जगह पे उन्हें जो है गरीब किसानों के साथ खड़े होना भी पड़ रहा था। व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस। तो जो बिजनेस क्लास था, यानी कि व्यापारी वर्ग था या उद्योगपति वर्ग था, उसका क्या पार्टिसिपेशन रहा है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में, तो वो देखते हैं हम लोग। हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो उन्होंने किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को देखा। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब पहला या प्रथम विश्व युद्ध होता है, इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रीज हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल। बहुत सारे भारतीय उद्योगपति और व्यापारी जो हैं इसमें जो है अच्छा बेनिफिट कमाते हैं और बड़े लोग बन जाते हैं। कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, और अपना बिजनेस धीमे धीमे बढ़ा रहे थे। देन आर रीच अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज़। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं उनके साथ भारतीय होने की वजह से उनके साथ जाती हो रही थी, उन्हें जो है वो प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे थे जो अंग्रेज बिजनेसमैन्स को मिल रहे थे। तो उसी के चलते क्या हुआ, टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट द फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920। और इसी के चलते वो उद्योगपतियों ने 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस जो होता है, यानी कि भारतीय उद्योगपति और व्यापारिक कांग्रेस की उन्होंने स्थापना की। कब, 1920 में। फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की जिसे कहा जाता है, FICCI, ये बेसिकली क्या है, एक लॉबिंग ग्रुप है जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से अपनी बात को सरकार और लोगों के सामने रखती है। इसकी भी स्थापना 1927 में। लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज लाइक
पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला, बिरला और पुरुषोत्तम दास, इन लोगों ने जो है इस तरीके की संस्थाओं का निर्माण किया। इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी, और इन उद्योगपतियों ने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज़ किया और उन पर अटैक करना शुरू किया कि आप हमारे साथ जो है, जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है आपका, जो आप हमारे साथ ये मतलब कि भेदभाव का जो व्यवहार करते हैं, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। और इसी के चलते उन्होंने क्या किया कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का जो है उन्होंने साथ दिया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का विरोध किया और कांग्रेस के साथ बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। द इंडस्ट्रियलिस्ट वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इन लार्ज नंबर, लेकिन जितने भी बड़े उद्योगपति थे वो लोग व्यापारी थे, उनको प्रॉब्लम जो थी बहुत ज़्यादा नहीं थी, उनको कुछ चीज़ों में दिक्कत हो रही थी, इस वजह से वो सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बड़े स्तर पे जो उद्योगपति थे या जितने भी बिजनेसमैन थे या बिजनेस माइंडेड लोग थे, उन्होंने क्या किया कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को नहीं सपोर्ट किया। और 1930 और 1932 में जो है जो मज़दूर लोग थे, उन्होंने बहुत बड़े स्तर पे इसमें पार्टिसिपेशन किया और बड़े बड़े जो है यूनियंस बने, हड़ताल हुए, स्ट्राइक्स किए गए। एंड अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वॉज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, और पहली बार भारतीय इतिहास में महिलाओं ने इस आंदोलन में सबसे बड़ा समर्थन दिया, पार्टिसिपेशन किया, भागीदारी की। ड्यूरिंग गांधी साल्ट मार्च थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ द होम्स टू लिसन हिम, और हज़ारों की तादाद में औरतें अपने घर की चार दीवारी से बाहर आईं, उन्होंने गांधी को सुना, उन्होंने बातों को समझा, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ओके, द पार्टिसिपेट प्रोटेस्ट मार्च मैन्युफैक्चर एंड सॉल्ट, और उन्होंने जो है नमक बनाया, और नमक के साथ ही वो लोग वहाँ पर उनके साथ पार्टिसिपेट भी किया उन्होंने। ये देखिए पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये विमेंस हैं जिन्होंने क्या किया कि मतलब ये साथ दे रही हैं किनका। अब देखो इन्होंने क्या किया, हड़ताल की, धरना दिया, किसके सामने, जो विदेशी कपड़ों की दुकान थी, लिकर शॉप्स वगैरह थी, यानी कि दारू की दुकानें जो थी। मैनी वेंट टू जेल, और बहुत सारी औरतें जेल गईं इन्हीं आंदोलन क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्वॉल्व होने की वजह से। और इसमें सिर्फ खाली लोअर क्लास की वीमेन नहीं थी, हाई क्लास वीमेन इन रूलर्स द केम फ्रॉम रिच पीजेंट हाउस होल्ड, और बहुत ही मतलब अमीर घराने की जो औरतें थीं, उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया और जेल गईं। गांधी जी की बातों को उन्होंने जन जन तक पहुंचाने का पूरी तरीके से प्रयास किया। ओके, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट जो कि भारतीय इतिहास में एक बड़ा आंदोलन रहा, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिट्स थी, कई सीमाएं थीं, जिसकी वजह से जो है सिविल डिसोबीडियंट उस चीज़ को नहीं अचीव कर पाया जो वो अचीव कर सकता था। ओके, वो देखते हैं। नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वेर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, वन सच ग्रुप वाज द नेशन अनटचेबल्स। इसमें जो है जो अनटचेबल्स होते हैं, जिन्हें हम लोग अछूत के नाम से जानते हैं, ठीक है, समाज का वो हिस्सा जो कि अपने बाई कास्ट और क्लास के वजह से हम उन्हें क्या मानते हैं, कास्ट के वजह से ही उन्हें हम अछूत मानते हैं, उन्होंने जो है इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट नहीं कर पाए वो, ठीक है। जैसे दलित रहे, ऑप्रेस जो रहे। फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैज़ इग्नोर्ड द दलित, बहुत लंबे टाइम तक जो है कांग्रेस जो है दलितों के साथ नहीं थी, सनातनीज नहीं थी, और हिंदू जो ये कास्टिज़म का जो सिस्टम था, उसने जो है कहीं ना कहीं जो अचीव कर सकता था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, उसको पीछे किया। तो जातिवाद एक बड़ी समस्या के रूप में देखने को मिली। क्या मिली? जातिवाद। याद रखिएगा कि वन ऑफ द लिमिट्स है किसकी, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की, जातिवाद। ऑन द चिल्ड्रन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ गॉड ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स। और फिर इसी के चलते जो है, जैसे कि गांव के जो कुएं होते थे, टैंक्स हैं, रोड्स हैं, स्कूल्स हैं, मंदिर हैं, पहले क्या होता था, उनमें दलितों की एंट्री नहीं की जाती थी। लेकिन फिर धीमे धीमे क्या हुआ कि उसके लिए भी आंदोलन चलाए गए, लेकिन तब भी जो ये सिन ऑफ अटैचबिलिटी था उसको जो है ख़त्म नहीं किया गया। और फिर लोगों को जो है परसुएशन जो है किया गया कि देखिए ये गलत है, वो भी इंसान है, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। ओके, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अभी जिनका हाल ही में जो है बर्थडे भी था, तो उन्होंने जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने रखा। उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 930 में एक ऑर्गेनाइजेशन उसकी स्थापना की, और उन्होंने इस मुद्दे पर कि दलितों को लेके गांधी जी के जो आइडियाज़ हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, इस वजह से गांधी जी के वो खिलाफ भी थे। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अम्बेडकर्स डिमांड, और बाद में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को ये लगा कि अम्बेडकर को अगर अपने साथ कर लेते हैं तो एक बड़ा हिस्सा जो है भारतीयों का वो गांधी के खिलाफ हो जाएगा। तो अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन। तो फिर उसी के चलते क्या हुआ कि एक कम्युनल अवार्ड करके एक व्यवस्था की गई थी। कैसा अवार्ड था ये? कम्युनल अवार्ड, यानी कि जब इलेक्शंस होंगे
तो दलितों को सिर्फ दलित ही वोट दे पाएंगे और दलित ही इलेक्शन कंटेस्ट कर पाएंगे, यानी कि वही चुनाव लड़ पाएंगे। इस तरीके की व्यवस्था करके तोड़ो और शासन करने की जो अंग्रेज़ों की नीति थी उसको उन्होंने बढ़ावा दिया। लेकिन फिर 1932 में पूना पैक्ट होता है कि डिप्रेस क्लास का, और वहाँ पे जो है अंबेडकर और गांधी के बीच में क्या होता है, समझौता हो जाता है और उनसे ये बोला जाता है कि जितने भी दलित हैं, ऑपरेस हैं, उनको वो राइट्स दिए जाएंगे जो अंग्रेज़ों के द्वारा दिए जा रहे हैं और उनसे बेहतर, लेकिन आप अंग्रेज़ों की बात ना मान के आप हमारी बात मानिए। सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वेर ऑल्सो ल्यूकवार्म इन देयर रिस्पॉन्स टू सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट आफ्टर डिक्लेरेशन। देखो बहुत सारे मुस्लिम्स थे, उन्होंने जो है सीडीएम में सपोर्ट तो किया, लेकिन कुछ लोग जो है खिलाफत आंदोलन और एनसीएम के जो है यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की असफलता की वजह से उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट कम किया। और धीमे धीमे जो है जैसे कि हिंदू जो ग्रुप थे, जैसे हिंदू महासभा, हिंदूज़ और मुस्लिम, ये सब क्या हुआ, इन दोनों के बीच जो है सौहार्द बहुत बिगड़ते चले गए। कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीऑर्गेनाइज एन अलायंस इन 1970 एंड अपीयर्ड दैट सच यूनिटी कुड बी फॉर्ज्ड। अब देखो 1927 के बाद जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन्होंने साथ आने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब लास्ट के हमारे 2 जो पैराग्राफ हैं इस चैप्टर में, थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसको 1 से 2 बार सुन लोगे तो आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप रिटर्न करो या ऑब्जेक्टिव आंसर करना चाहोगे एकदम आसान से कर लोगे। ओके, तो बहुत ही फोकस के साथ और 1 से 2 बार ज़रूर इसको सुन लेना। तो जिन्ना वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीग, उस टाइम मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे वो कौन थे, जिन्ना थे, वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। और सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से जो है ये क्या हो रहा था, मुस्लिम्स जो हैं दूर भाग रहे थे। फिर क्या हुआ कि सेंट्रल असेंबली और रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इन मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस, तो कहीं ना कहीं जो है मुस्लिमों ने ये डिमांड की कि जहाँ जहाँ पे मुस्लिम बाहुल हैं वहाँ पे क्या होना चाहिए, मुस्लिमों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। इस तरीके की चीज़ें भी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928 डिसअपीयर्ड व्हेन M.R. जैकर ऑफ द हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज एफर्ट्स एट्स कंप्रोमाइज़। और फिर ये यहीं पर से जो है हिंदू मुस्लिम में जो एकता थी वो धीमे धीमे कमज़ोर होने लगी। व्हेन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्टेड there was thus an atmosphere of suspicious dispute between communities alienated from the Congress last section of Muslim could not respond to call for united struggle। और इसी चीज़ के चलते हुए 1928 में 1928-27 में जब ये बात शुरू की गई कि सीडीएम मूवमेंट जो है शुरू करना है, क्या शुरू करना है, सीडीएम शुरू करना है, यानी कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट शुरू करना है और मुस्लिम क्या हमारा साथ देंगे, तो मुस्लिमों ने इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसमें जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के लोगों को ये लगता था कि उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं किया जा रहा है और वो इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटी में है तो उन्हें अच्छे राइट्स मिलने चाहिए। तो इन सब चीज़ों के चलते भी जो है कहीं ना कहीं क्या हुआ कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कमज़ोर हुआ। तो आई होप कि आपको सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और उसके आगे पीछे की जो भी स्टोरी थी, कंटेक्स्ट था हिस्ट्री में, आपको सारा कुछ क्लियर हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।